हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार क्लासेस 124 में आपका स्वागत है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी, एनटीपीसी या टेक्नीशियन या जेई के एग्जाम होने वाले हैं। उन्हीं को देखते हुए आज हम मैथ के प्रीवियस क्वेश्चनों को देखेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए थे। उसी सीरीज में आज ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है और इसे दो पार्ट में देखेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसीलिए इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आज ये हमारा पार्ट नंबर 1 है और कुछ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। तो उसी सीरीज में यह है हमारा पहला क्वेश्चन, देख लेते हैं। पूछा गया है कि यदि 24 और 144 का एचसीएफ, 10p प्लस 4 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो 24 और 144 का जो एचसीएफ दिया है, इनका जो एचसीएफ है वो कितना दिया है? वो दिया है 10p प्लस 4। अब 24 और 144 का एचसीएफ जब निकालेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 24 और 144 का एचसीएफ आ जाएगा 24। और 24 एचसीएफ जो दिया है वो दिया है 10p प्लस 4 के बराबर। तो 24 इजकल टू 10p प्लस 4। अब p का मान यहाँ से निकाल लेंगे तो 10p इजकल टू 24 माइनस 4। ये चार इधर माइनस के हो जाएंगे तो आएगा p 20 डिवाइड बाई 10 इजकल टू 2। तो जो p का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या, जो भाज्य प्राकृतिक संख्या का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? वो होती है 4। क्योंकि जो अभाज्य संख्या है वो 2, 3, 5 डॉट डॉट, तो उसमें सबसे छोटी संख्या 2 हो गई। तो इसका एचसीएफ पूछा है तो 2 और 4 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एचसीएफ 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। थोड़ा इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा घुमा के पूछ लिया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 20 वर्ष पहले एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। अब उनके परिवार, जिसमें पति, पत्नी और उनका पुत्र शामिल है, की औसत आयु 34 वर्ष है। तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए देख लेते हैं। 20 वर्ष पहले एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु दी है। मान लेते हैं पति और पत्नी की जो वर्तमान आयु है वो x और y है। यानी पति की वर्तमान आयु x और पत्नी की y है। अब 20 वर्ष पहले, अब इनकी जो 20 वर्ष पहले की जो आयु होगी, 20 वर्ष पहले, तो इसकी आयु 20 वर्ष की क्या हो जाएगी? x माइनस 20 और y माइनस 20।
थोड़ा इसे अच्छे से देखिए। अब उनकी औसत आय, इनकी औसत आय क्या हो जाएगी 20 वर्ष पहले की, तो x माइनस 20 और y माइनस 20। इनकी औसत आय निकालने के लिए दो व्यक्ति हैं तो दो से डिवाइड कर देंगे। कितनी आयु दी है औसत आयु 23 वर्ष। इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा x माइनस 20 प्लस y माइनस 20, ये दो का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 46 और ये x प्लस y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 20 20 40 हो गया, 40 इधर आके ऐड हो जाएगा तो 46 प्लस 40 इजकल टू 86। जो x प्लस y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 86 वर्ष। अब उसने दी है कि अब उनके परिवार जिसमें पति पत्नी और उनका पुत्र भी शामिल है की हो सकता है 34 वर्ष है। अब इनकी जो आयु जो दी है वो है x प्लस वाई, इनकी जो वर्तमान आयु, और इसमें पुत्र भी शामिल है तो पुत्र की आयु मान लेते हैं कि c वर्ष होगी। c वर्ष इनकी औसत आयु, अब तीन व्यक्ति हो गए तो 3 से डिवाइड कर देंगे, बराबर कितनी दी है 34 वर्ष। तो x प्लस वाई के मान यहीं रख लेते हैं। x प्लस वाई का मान जो दिया है वो दिया है 86 वर्ष, तो 86 प्लस c डिवाइड बाई 3 बराबर 34। अब तो यहां कर लेते हैं 86 प्लस c बराबर आ जाएगा 34 इंटू 3, तो c बराबर आ जाएगा 34 दिया 112, 3 चौक 12 3 3 9 102, सॉरी 102 102, और ये 86 इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये 86 माइनस बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 16। तो इसकी जो आयु हो जाएगी वो 16 वर्ष आ जाएगी। तो पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो 16 वर्ष, यानी ऑप्शन डी सही होगा। साथियों मैं आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, और यदि नहीं समझ आया तो इसे दोबारा से देख लीजिए, और फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिया है 6% की वार्षिक दर पर 25,000 की राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चलिए हल कर लेते हैं। अब 6% को हम लिख सकते हैं 6% डिवाइड बाई 100, यानी 3/50। अब पहले वर्ष का जो मूलधन और मिश्र धन का जो अनुपात हो जाएगा वो ये हो जाएगा पहले वर्ष का 50 और 53, दूसरे वर्ष का हो जाएगा 50 और 53। अब 2 वर्ष बाद मूलधन और मिश्र धन का जो अनुपात होगा तो ये हो जाएगा 2500, और ये हो जाएगा 53 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब तो 53 इंटू 53 करके देख लेते हैं। 9 और 25 5 15 दूनी 30, ये हो जाएगा 2809। तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 2809। अब मिश्र धन 2809 रुपये है और मूलधन 2500 रुपये है। पूछा है उसमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो जो इसका जो डिफरेंस है यानी 2500 से 2809 हुआ है वो चक्रवृद्धि ब्याज है। तो 2809 में से 2500 माइनस गया, बचेगा 903, 309 रुपये। अब 309 यूनिट ये हमारा यूनिट में चल रहा है। अब उसने बोला है कि जो राशि है वो 25,000 रुपये है, यानी जो 2500 की जो वैल्यू है वो 25,000 रुपये है। यानी
यानी 2500 यूनिट, 2500 यूनिट की जो वैल्यू है वो 25,000 रुपये की है, बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू जो आ जाएगी वो 10 रुपये के बराबर आ जाएगी। अब पूछा है कि 309 यानी चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज मेरा 309 रुपये यूनिट निकला था, सॉरी यूनिट निकला था। तो 309 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी वो 309 इंटू 10, तो ये आ जाएगी 3090 रुपये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3090 रुपये। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिया है यदि साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यानी साइन 3 थीटा इजकल टू दिया है उसने कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री। अब हम साइन 3 थीटा को लिख सकते हैं कि कॉस 90 माइनस 3 थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री, बराबर कर लेते हैं। कॉस से कॉस हट जाएगा तो बचेगा 90 माइनस 3 थीटा इजकल टू थीटा माइनस 6 डिग्री। ये इधर चला आएगा और ये 6 इधर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 6 डिग्री इजकल टू 4 थीटा। थीटा का जो मान आ जाएगा वो आएगा 96/24 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 डिग्री। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेचे जाने के बजाय 5% के लाभ पर बेचा जाता है तो व्यक्ति को 5 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि जो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस जो रहा होगा वो 100 रुपये रहा होता, यानी 100 यूनिट रहा होता। अब वो 5% की हानि पर इसको बेचता तो कितने में बेच देता, -5% की हानि, तो 5% की 100 पे हानि लेगा तो ये 95 रुपये में बेच देता, 95 में। लेकिन अगर वो इस पे 5% का लाभ लेता तो कितने में बेचता, 105 यूनिट में। जो उसको 5 रुपए अधिक प्राप्त होते, यानी 95 यूनिट की बेचने की बजाय 105 यूनिट पे बेचता तो उसको यहाँ 10 यूनिट का लाभ होता। लेकिन रुपए में कितना लाभ होता, 5 रुपए में। तो ये जो 10 यूनिट की वैल्यू है वो 5 के बराबर है, 5 रुपए के बराबर है। पूछा है 100 यूनिट की वैल्यू, यानी तो 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 10 का गुणा हो जाएगा इसमें, तो ये 50 रुपए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 50 रुपए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक वृत्त के क्षेत्रफल और एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए जहां वृत्त का व्यास त्रिभुज की भुजा के बराबर है। चलिए सॉल्व करते हैं। एक वृत्त, एक ये वृत्त है, सॉरी ये वृत्त दिया है, मान लेते हैं ये वृत्त है, ये वृत्त है, और एक त्रिभुज बना लेते हैं, समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज है। अब इसका जो व्यास दिया है वो इसकी भुजा के बराबर दिया है। ये ए हो जाएगा, ये बी और ये सी, ये ए और बी। तो हम मान लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a रही होती, तो इसका जो व्यास है वो भी 2a हो जाता, क्योंकि दिया है जो वृत्त का व्यास है वो समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है। तो ये 2a, ये 2a और ये 2a, और इनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल होता है √3/4
भुजा का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर, भुजा है ए, कैपिटल बना देते हैं। अब इनका रेशियो पूछा है तो आर का मान निकाल लेंगे। जब डी बराबर √2 दिया है तो आर बराबर कितना हो जाएगा, D/2 पाई इंटू आर का मान आ जाएगा 2a को 2 से डिवाइड कर देंगे तो a, यानी भुजा का त्रिज्या का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर। अब इसका अनुपात पूछा है √3/4, भुजा का स्क्वायर, भुजा है त्रिभुज की कितनी है 2a, तो 2a इसका स्क्वायर, ये पाई ए स्क्वायर अनुपात √3/4 इंटू 4a स्क्वायर। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म हो जाएगा और 4 से 4, तो इनका जो अनुपात आ जाएगा वो पाई अनुपात √3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाई अनुपात √3। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक विक्रेता अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 20% की छूट देता है, तो उसे प्राप्त होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जो विक्रेता है वो क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य को अंकित कर देता है और उस पे 20% का डिस्काउंट भी दे देता है, तो जो उसको लाभ हुआ है उसे प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि जो वस्तु का क्रय मूल्य यानी जो सीपी रहा होता वो 100 रुपये रहा होता, अब उस पे 40% अधिक अंकित करता, तो इस पे 40% जो अधिक अंकित करेगा 40%, तो कितना हो जाएगा 100 पे 40% अधिक अंकित करेगा तो 100 140 डिवाइड बाई 100, यानी मान आएगा वो आएगा 140, इसने अंकित किया मतलब एमआरपी, एमआरपी 140 रुपये हो गई। उसके बाद उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया। अब इस पे जो है उसने दिया है 140 पे डिस्काउंट दिया जाता है, वो एमआरपी पे दिया जाता है, तो 140 पे जो डिस्काउंट देगा वो दे देगा 20%, 20% का डिस्काउंट दे देगा तो मतलब वस्तु को 80% पे बेचेगा डिस्काउंट देने के बाद। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 14×8 = 112, यानी जो 140 रुपये जिसपे मार्केट प्राइस थे उसे 112 रुपये में बेच दिया, मतलब ये जो 112 आ गया है वो आ गया एसपी सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस जो सीपी था वो कितना था 100 रुपये। 100 रुपये की वस्तु उसने खरीदी और 112 रुपये में उसे बेच दिया, तो कितने रुपए का लाभ हुआ 12 रुपये का। अब 12 रुपये का जो लाभ हुआ है कितने पे 100 रुपये पे, क्योंकि उसने 100 रुपये खर्च किए, तो उसे प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो परसेंटेज निकल के आएगा वो आएगा 12%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12%। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। छह 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर की चाल प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इसे 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। साथियों, जैसा कि आप जानते होंगे कि कोई भी रेलगाड़ी किसी आदमी या खंबे को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है, लेकिन जब किसी प्लेटफॉर्म या पुल को पार करती है तो खुद की लंबाई को तो पार करती ही करती है, उसके साथ ही वो उस पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर भी चलती है। तो उसने पूछा है कि 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 600 मीटर चलेगी चलेगी, उसके साथ 200 मीटर जो लंबा पुल है उसको पार करेगी तो उसकी लंबाई को भी चलेगी, यानी 600 प्लस 200 मीटर ये पूरी लंबाई को तय करेगी तभी ये पार कर पाएगी। ये दूरी हो गई। अब चाल क्या दिया है रेलगाड़ी की 72 किलोमीटर पर आवर, तो जो दूरी है दूरी को 4 से डिवाइड कर देंगे तो समय निकल आएगा, तो टोटल दूरी हो गई 800 मीटर।
800 को 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलेगी तो कितने समय में, तो ये समय बराबर आ जाएगा। अब ये 72 जो दिया है वो किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर पर आवर में, पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 18 चौके 72, तो 800 डिवाइड बाई 20, तो ये कट जाएगा 40 बार, यानी 40 सेकेंड। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 40 सेकेंड। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे 10 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, फिर ए कार्य छोड़ देता है, तो बी शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि दोनों ने काम एक साथ स्टार्ट किया और 10 दिन के बाद ए छोड़ के चला गया और बी कंटिन्यूअस करता रहा है, तो जो बी ने शेष कार्य किया है वो कितने समय में किया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जो ए है वो कितने समय में करता है, 20 दिनों में, और बी जो है वो 24 दिनों में करता है, तो टोटल काम आ जाएगा इनका एलसीएम। तो 20 और 24 का जो एलसीएम होगा वो 120 आएगा। 20 छिक्के 120, 24 पंजे 120, ये 120 का एलसीएम हो जाएगा। तो 20 छिक्के 120, इसकी जो क्षमता आ जाएगी वो 6 आ जाएगी, और इसकी जो क्षमता आ जाएगी वो आ जाएगी 24 पंजे 120। अब दोनों मिलकर कितना काम कर देंगे, 11, 6 5 11। तो इन्होंने क्या किया, दोनों ने एक साथ काम किया, मतलब ए प्लस बी का एक दिन का काम 11 है, तो 10 दिनों का काम कितना हो जाएगा, 11 इंटू 10। ये दोनों मिलके 10 दिनों में 110 काम कर देंगे। बचा टोटल काम कितना था, 120। अब जो शेष कार्य है वो कितना बचा है, 120 माइनस 110 बराबर 10, यानी जो 10 काम बचा है। अब ए छोड़ के तो चला गया है, बी करेगा। अब बी की जो क्षमता है वो एक दिन में 5 करता है, काम हमारे पास कितना है 10, तो 10 काम जो करेगा वो बी करेगा, कितनी क्षमता से, 5 की से, तो कितने दिन और लग जाएंगे, तो 2 दिन, 5 10, तो 2 दिन और लग जाएंगे। जो शेष कार्य को बी जो करेगा वो 2 दिन में समाप्त कर देगा, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 दिन। मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो साथियों यह पार्ट 1 यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और यदि कोई भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।